ये 1.7 क्वेश्चन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसने कहा है कि इसको आप चेक करें कि ये सही है कि नहीं। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने नजर आ रही है ना बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आ रही है नजर? इसको आपने वेरीफाई करना है, आपने इसको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। और बेटा बस अब आखिरी चूंकि ये लास्ट इसमें फ्यू क्वेश्चंस रह गए हैं, विल कीप इन टच, विल कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। हम लोग इसको रिवाइज भी करते रहेंगे ताकि आपके जहन में रहे। सेकंड चैप्टर तो बहुत आसान है, ज़्यादा आसान है और बड़ा सा है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा कल। देखिए बेटा, बस आपने एक बात का जहन में रखना है, सारे बच्चों को पता है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब मीटर की जगह एल कह देना है और सेकंड की जगह टी कह देना है, बस ये डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी प्रूव करनी है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड, आवाज में गड़बड़ तो नहीं हो रही? नो सर, ठीक आ रही है। गुड गुड गुड। वी एफ की देखो डायमेंशन बेटा, डायमेंशन ऑफ वी एफ हो या वी आई हो, है तो वेलोसिटी ही, डायमेंशन रिमेन्स द सेम। क्या डायमेंशन होती है? एल टी की पावर -1। बस ये तो आप लोग माहिर हो गए। ये आपके सामने लिखा हुआ है एल टी पावर -1। इसी तरह -1 होती है। इसी तरह बेटा वी आई प्लस ए टी की डायमेंशन अलग अलग जैसे दोनों की आपने लिखनी है। वी आई की तो अभी आप वी आई और वी एफ में तो कोई फर्क ही नहीं, इट इज वन एंड सेम। यस सर। तो वही मीटर पर सेकंड की बजाय मीटर की बजाय कहते हैं लेंथ एल टी पावर -1, और दूसरा वाला बेटा एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2 और इनटू टाइम का कैपिटल टी लगा देना, टी आ जाएगा। टाइम से टाइम की पावर 1 है, टी की पावर -2 है। जब दोनों पावर्स ऐड होंगी तो टी की पावर माइनस, दोनों में एक जैसी रकमें आ गई -1 है ना बेटा। ये कंट्रोल है, वैसे ही आ गया। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर डायमेंशंस हैं। 2 इंटू एल इंटू टी पावर -1 इधर भी आ रहा है। 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको ड्रॉप कर देना है। कांस्टेंट टर्म डजंट कंट्रीब्यूट इन डायमेंशंस, सो वी कैन ड्रॉप इट। लिखा हुआ है कांस्टेंट वे बी ड्रॉप्ड। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आ गई हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 and 2 implies के since the dimensions are the same, है ना, VF is equal to VI plus AT is dimensionally correct। तो यही प्रूव करना है कि it is dimensionally correct। खत्म है। तो से बेटा न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया था फॉर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, और ये आपने बहुत अच्छा समझना है। ये क्वेश्चन आपके सामने, हाउ द साउंड ट्रेवल्स इन एयर, साउंड कैसे ट्रेवल करती है बताओ। साउंड जो होती है ना बेटा, मैकेनिकल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जिसमें कंप्रेशन और रेरफेक्शन, कंप्रेशन और रेरफेक्शन में साउंड ट्रेवल करती है। पहले मुंह से हवा निकलती है ना, सामने वाली हवा को दबा देती है, उसको कंप्रेशन कहते हैं। उसके पीछे जहाँ पे हवा दबती है उसके पीछे वाली हवा फैल जाती है, उसको रेरिफेक्शन कहते हैं। RARE, रेरिफेक्शन ऐसे बोलना चाहिए, रेरिफेक्शन। कंप्रेशन, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इन कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन। तो पहली बात तो ये है कि इसमें कंप्रेशन और रेरिफेक्शन यूज होता है। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम, मीडियम होता है जनरली हमारा हवा का मीडियम होता है, वैसे साउंड पानी में भी ट्रेवल कर जाती है, साउंड मेटल्स में भी, हर जगह ट्रेवल कर सकती है। तो फिलहाल मीडियम होना जरूरी होता है, मैकेनिकल वेव होती है। द डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम, साउंड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी रो, रो लिखा हुआ है बेटा, RHO, रो ऑफ द मीडियम
एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या होता है? द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये बेटा आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस और प्रेशर में कोई फर्क नहीं होता। जो स्ट्रेस होता है ना बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, आपके जो नोट्स हैं इसमें एवरीथिंग इज रिटन। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेन जो है ना 3 किस्म की होती है। स्ट्रेन जो होती है बेटा वॉल्यूमेट्रिक भी होती है, टेंसाइल भी होती है, एरिया के लिहाज से भी होती है। जो स्ट्रेन जो बिगाड़ होता है, चेंज होती है, उसको स्ट्रेन कहते हैं। इस रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, एवरी टाइप की होती है। इतनी सारी बातें मैंने आपसे की हैं। इसका मतलब ये है कि हवा जो होती है ना, मीडियम जो होता है, मीडियम का मतलब होता है वॉल्यूम। इसका मतलब स्ट्रेन जो यहाँ पे यूज हो रही है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। अगर लंबाई के किसी रबर को बांधे ना, उसके साथ कुछ बांधें, वजन बांधें, तो इलास्टिक स्ट्रिंग जैसे होती है, खिंच जाती है, लंबी हो जाती है। तो कहते हैं चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसको कहते हैं पर यूनिट लेंथ। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं चेंज इन लेंथ और पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है टेंसाइल लेंथ के लिहाज से। लेकिन हमने क्या डिस्कस करना है? वॉल्यूम के लिए। इसको वॉल्यूम कह देना, चेंज इन वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखे हुए। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या है? ये देखो सामने ml की पावर -3। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग तो माशाल्लाह, मैं तो बच्चों से, लोगों से कहता हूँ हमारी स्टूडेंट तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट। इतनी जल्दी लर्न किया उन्होंने। इसी तरह बेटा देखो, ये सामने आपके एवरीथिंग इज रिटन। स्ट्रेस का लिखा हुआ है, फोर्स ये लिखा हुआ है, देखो फोर्स ओवर टोटल एरिया, ओवर एरिया, है ना। ये चेंज इन यस सर। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। बेशक वो ये ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा, ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? डेल्टा वी। डेल्टा। हाँ, कैपिटल वी का मतलब होता है वॉल्यूम, और जो छोटा वाला वी होता है वो वेलोसिटी को जाहिर करता है। तो ये बेटा ध्यान में रखना है। इट इज चेंज इन वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम का मतलब है इट इज टू बी रेड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये डेल्टा वी ओवर वी है। इसका देखो बेटा इलास्टिसिटी की जो ऊपर देखो फोर्स है ना, सारे बच्चों को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास m में, व्हाट इज एक्सेलरेशन? लेंथ t पावर, बोलो व्हाट इज एक्सेलरेशन? t की पावर t पावर -2। अच्छा, डिवाइडेड बाय -2। एरिया। बेटा ये t पावर एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू लेंथ, एल स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ। लेकिन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ लिख नहीं दिए, क्यों नहीं लिखा हुआ बताओ? दोनों वॉल्यूम में, ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। सामने लिखा नीचे भी हुआ है, वॉल्यूम है। देखो बेटा ये लिखा हुआ है डेल्टा वी ओवर वी की जो डायमेंशन होती है, डेल्टा वी ओवर वी की पूरे की डायमेंशन, इसके पूरे की यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगानी चाहिए ताकि पता चले कि ये डायमेंशन है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेल्टा वी? और नीचे वाला डेल्टा वी, दोनों के बीच ब्रैकेट लगा देते हैं। ये देखो मैं आपको ब्रैकेट लगा के दिखा, डायमेंशन ऑफ डेल्टा वी, और नीचे भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। कितनी जल्दी से देखो ब्रैकेट लग जाती है। ये सब कुछ हमने यहाँ रखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये लगा देते हैं। इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ डेल्टा वी इज एल क्यूब, और अकेला वी हो वो भी एल क्यूब, दोनों कट के वन एल क्यूब। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द डिनोमिनेटर द डायमेंशन इज 1। डेल्टा वी ओवर वी की डायमेंशन क्या है बेटा? 1। 1। ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 इसलिए नहीं लिखा है। इलास्टिसिटी जो बेटा इलास्टिसिटी है ई, उसकी यहाँ पे देखो एल स्क्वायर है ना, ऊपर एल पावर 1 है। Yes. जब ये 2 ऊपर जाएगा 1 - 2 क्या होगा? -1। 1 -1। -1, ये डायमेंशन आ गई इलास्टिसिटी की, ये डायमेंशन आ गई रो की। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है। द स्पीड v of sound wave through a medium may be assumed to depend upon, दो चीजें रो और e पे डिपेंड करती है।
दोनों पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एक दफा में भी लिख सकते हैं कि हमने अलग अलग पहले लिखा हुआ है कि इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये देखो नीचे जाता जा रही है, ये इट इज गॉन डाउन। ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, ये आ गया, ये आ गया। ये बेटा देखो, velocity depends upon density is directly proportional. Velocity of the sound directly proportional to density and elasticity, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों की पावर्स आपको पता है ना। भी पावर्स नहीं पता तो जो ले सकते हैं मर्जी, एक की पावर m ले ली, एक की पावर a भी ले सकते हैं, mn जो मर्जी ले ले। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वालिटी लगा, ये हमने बहुत ज्यादा दफा किया हुआ है। अब दोनों तरफ की डायमेंशन ले लीजिए, हर टर्म की हमने पहले से निकाल के रखी हुई है ना। इज इट ऑल राइट? दोनों की पावर Yes, जो sir. पहले Yes, sir. पावर की पावर आपस में देखो, पावर m है ना ये बेटा। जो बोलो बोलो सर बोलिए। सर मैं एक बात पूछनी है सुनो बेटा, सुनाइए। सर। ये जो ऊपर जो इक्वेशन है v इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रो इलास्टिसिटी, बेटा, ये रो है ना, रो ये डेंसिटी है ना। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द साउंड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो सर इसके ऊपर जो सी पावर्स है m and n, ये कहाँ से आई है? बेटा हमें हर क्वेश्चन में जब फॉर्मूला प्रूव करते हैं, जब कोई बंदा कहता है वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, हमें क्या पता उसकी क्या पावर है। तो हम लोग फर्क कर लेते हैं इसको, यही तो निकालना है हमने। इसकी पावर m और n अननोन कांस्टेंट्स हैं, ये हमें नहीं पता क्या है। हम कहते हैं हमें पता, डिपेंड तो करता है लेकिन ये नहीं पता कि इनकी पावर्स क्या क्या हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि इनकी पावर m और n, दिस वी हैव सपोज्ड। सही है। हमने पहले भी फॉर्मूला प्रूव किया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, उसमें भी सपोज कर दिया था कि टाइम पीरियड जितनी भी चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा था, याद है आपको? मैच पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर, थीटा के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सारों की पावर हमने ए बी सी ले ली, ए बी सी डी। इसी तरह से रो की पावर हमने ए बी की बजाय एम एन ले ली। अगर आप चाहें तो ए बी ले सकते हैं, ए बी तो नहीं लेनी। सर बात समझ आ गई है? पावर्स को नहीं ना पता, इसलिए हमने सपोज कर लिए पावर m है और पावर n है, इनकी वैल्यूज हमने निकाली। तो फिर बेटा जब डायमेंशन लेते हैं दोनों तरफ की, तो कांस्टेंट को ड्रॉप कर देते हैं। ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए उसको कांस्टेंट इज ड्रॉप्ड सामने लिख दिए। ऊपर दोनों की डायमेंशन हमने पहले ही निकाली हुई, उनकी कीमतें लगा दी। होल पावर m है ना, दोनों की पावर m ले ली, इस वाले की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मल्टीप्लाई होगी सारी, और एक सिमिलर टर्म्स की पावर ऐड हो जाती है। जैसे ये भी m है, ये भी m है, ये m और m ऐड होगा, m प्लस n हो जाएगा। l की पावर -3m और -n इकट्ठा हो जाएगा, t की पावर 1 ही है। अब बेटा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो रकमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब हो सकती है बताओ? यहाँ पे तो m आ ही नहीं रहा, फिर क्या करेंगे बताओ? लेफ्ट हैंड साइड पे तो m आ ही नहीं रहा, फिर व्हाट कैन वी डू? यहाँ पे अगर वो टर्म मौजूद ना हो तो उसकी पावर सपोज कर लेते हैं उसकी पावर 0 है। मैं यह लिख देता हूँ, जैसे ये पावर है ना, कुछ नहीं थी यहाँ पे, यहाँ इसकी पावर को 0 बना देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ये देखो इसको 0 बना देते हैं। इसकी पावर अगर कुछ ना हो तो क्या अस्यूम कर सकते हैं? 0 या 0 लगा देते हैं आपको समझाने के लिए। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी ग्रेट आइडिया। ये देखो इक्वालिटी के नीचे इक्वालिटी ले आते हैं बिल्कुल ये खूबसूरत बनाने के लिए। तो दिस हैज बिकम सो ब्यूटीफुल। नाउ व्हाट कैन वी डू दैट लेफ्ट हैंड साइड वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द राइट हैंड साइड if all the powers are equal। ये बेटा ये लिखा हुआ ना, m की पावर 0, l की पावर 1, t की, ये दोनों बराबर कब होगी अलजेब्रा में? जब यहाँ पे भी 0, m प्लस n की जगह 0 आ जाए।
यहाँ पे भी L की पावर जो है 1 बन जाए, 1 है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ये समझो बात। Yes. ये नहीं होता रट्टा लगा लो चलो जी और कह दो पावर्स को दोनों तरफ इक्वेट कर दो, क्यों कर दो? ताकि लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म एग्जैक्टली राइट हैंड वाली टर्म के इक्वल हो जाए। हाउ कैन दैट बी इक्वल व्हेन पावर्स आर इक्वल? m प्लस n तो अननोन क्वांटिटी है, बताओ m प्लस n क्या होगा? सर सरा ने बताना है m Zero. प्लस n क्या होगा? इक्वल टू 0 करेंगे साड़ी से। शाबाश 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 शाबाश। अब हलीमा ने बताना, हलीमा बेटा बताइए, ये इसकी पावर है ना -3 है -n, ये किसके इक्वल होगी? 1 के equal. 1 के इक्वल होगी। वाह भाई वाह। इरसा बताओ e की पावर -2n किसके इक्वल होगी? सर -1। -1। देखो सारा कुछ आपको आता है, तो रटने का तो कोई फायदा नहीं है। यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट पीपल। सबसे आसान वाली जो इक्वेशन है तीनों में से, उसको पहले सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, n से दोनों तरफ डिवाइड करा दो ना, तो 4 में से ये आ गया n इज इक्वल टू 1/2, है ना बेटा? ये दोनों में 1 और Yes. 2 और 3 में n की वैल्यू लगाओ। यहाँ पे n की जगह लगा दो इक्वेशन नंबर 2 में, ये 2 है ना बेटा, m प्लस n लिखा हुआ है, n की कीमत क्या है? 1/2। जब 1/2 उधर 1/2. -1/2, m की कीमत -1/2 आ जाएगी। -1/2। और खास बात पता है क्या है? खास बात बताओ क्या है? हमारी जो इक्वेशन है शुरू 1 जो है, देखो टॉप पे लिखी हुई है 1, इसमें हमें जरूरत ही m और n की है। m और n की m और n निकल है। Yes. तीसरी इक्वेशन को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, जरूरी थोड़ी है तीसरी इक्वेशन को यूज करें। m और n निकल है, दिस इज मोर देन एनफ। इसको आप लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये 1 है, देखो ये 1 है। m की जगह क्या लगाना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? -1/2. -1/2। व्हाट इज n? 1/2। 1/2. ये आंसर है बेटा, ये देखो ये आंसर है। वाह भाई वाह। यस सर। ये फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड आपने प्रूव कर दिया। तो बेटा इन एवरी क्वेश्चन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज। एग्जांपल्स में भी अभी आपको एग्जांपल भी करवाएंगे, 2-3 एग्जांपल भी हैं, शॉर्ट एग्जांपल से, बहुत आसान है ये तो। अब आप मुश्किल मुश्किल चीजें कर रही हैं, तो दोनों की पावर 1/2 उसको अंडर रूट में लिख दिया, बस ये तो। नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी आइंस्टाइन इक्वेशन आ गई है, इसको भी आपने करेक्ट प्रूव करना है। इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। बेटा जो जो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? The capability of doing work is called energy. This is the first thing. The second thing is, whenever we do any work, it is converted into the energy. ये मेरी बातें याद रखिए, सारी डेफिनेशन मुझे पता है आप लोगों को याद वाद रहती नहीं, भूल जाते हैं, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि एनर्जी जो होती है ना बेटा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई बॉडी जिसका मास m हो, उसको जमीन पे से उठाकर हाइट h पर ले जाए, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है। तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकल आता है। किसी चीज को उठाने के लिए उस पर कितनी फोर्स अप्लाई करनी होती है? इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अगर एक बॉडी है, उसका वेट मास m है, उसका वजन कितना होगा? mg। तो उसको उठाने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? बोलो, कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? उसको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा mg, और हाइट h पे ले जाना है तो mg मल्टीप्लाइड बाय h, mgh हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली या आइंस्टाइन इक्वेशन में भी जो एनर्जी है बेटा, अगर कोई बंदा क्या एनर्जी की डायमेंशन निकालो तो कैसे निकालोगी बताओ? क्या डायमेंशन होगी एनर्जी की? एनर्जी असल में बराबर होती है वर्क डन के, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द फोर्स। तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन निकल आएगी। इसी तरह आप m क्या होता है बेटा? m मैस है, मैस तो आपको पता ही है क्या होता है ना? यस सर। और c² क्या है? व्हाट इज c² बताइए? c² क्या है एनर्जी इक्वेशन में?
सी क्या है बेटा, किसी को नहीं पता? ये वाला सी क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट है। सना, वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होती है? सी स्क्वायर। कल हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होती है, बोलो। वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होती है? C square. 3 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो, 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा याद रखना होता है ये, है ना। फिर हमने 1 साल के सेकंड बनाए थे, कितने बने थे बताओ? 1 साल में कितने? समझ तैयारी नहीं, क्या पूछे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, मुझे तो याद ही हो गया। और अच्छा और बताओ, एक जो सेकंड में कितने साल होते हैं? उसमें भी 3 आता है। 3.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸, सारे सब भी 10⁻7 या 8 आ रहे हैं। ये जरा देखना जरा, ये सिमिलैरिटीज ऐसी होती हैं, इनकी वजह से याद हो जाती हैं बातें। अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होती है। और वर्क क्या होता है बेटा? बेशक यहाँ पे आप सामने लिख दीजिएगा, इट इज द वर्क। असल में क्या होता है बेटा, बोलो। इट इज द वर्क डन, है ना। ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्क, WORK, वर्क। वर्क एनर्जी के बराबर होता है। तो फोर्स की क्या बेटा डायमेंशन है, बोलिए? ME। बोलो M। MLT की पावर T minus और ये 2 डिस्टेंस क्या होता है बेटा? लेंथ। लेंथ। L दोनों की पावर। ये आ गया देखो लेफ्ट हैंड। ये मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा आता है। सिर्फ आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो एनर्जी है वो वर्क होती है। राइट हैंड साइड में देखो डायमेंशन निकाली हुई है। डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड क्या है बेटा, बोलो? ये जो लिखा है ना, ये MC स्क्वायर। MC square. ये वैसे ही यहाँ पे लाइन आ गई है खामखई। जब लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन लिखते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन आनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ इसको जब गायब कराएंगे ऐसे, तो अगली टर्म को ऊपर ले आते हैं, ऐसे करिए ना, खुद ब खुद आ गई ये डायमेंशन आ गई। जब लिखे ना डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड, तो जरूर ब्रैकेट्स आनी चाहिए। व्हाट इज M? कैपिटल M। व्हाट इज C? वेलोसिटी। ये नहीं सोचना कि किसकी वेलोसिटी, ये सोचना कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड मींस L into पावर LT power -1 दोनों की पावर ले लो, ये देखो बराबर भी हो गई। तो डायमेंशनली इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। Since left hand side is equal to the right hand side, so we can say that it is dimensionally persistent है। 1 and 2 implies E is equal to MC square is dimensionally persistent। बजाय पूरा लिखने के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, इसलिए कि बजाय लिख देते हैं 1 and 2 implies। सही है? ओके बोलो। ओके, वेरी गुड। देखो बेटा, किसी ने बताया कि सपोज वी आर टोल्ड दैट, किसी ने हमें बताया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform velocity v is directly proportional to the power of r। से यहाँ पे उसने पूरा लिख दिया, से का मतलब सपोज r पावर है। ये सना का जवाब है। सना बेटा ये देखो, इसमें क्वेश्चन में लिख दिया। किसी ने कहा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ज्यादा उसमें वो डिपेंड करेगी उसकी जो उसकी वेलोसिटी है बॉडी। ये क्या लिखा हुआ बेटा, बोलो? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r of the uniform velocity v से मूव कर रहा होता है, it is directly proportional to the power of r and some power of v। बताओ अभी तक सालिया बताओ क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सेलरेशन इज, बोलिए,
acceleration or the radius or velocity. इज प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल वगैरह के बजाय सीधे ही काम निकाल दिया है ना। तो इसका जो बेटा अल्टीमेटली जो देखे लिखा हुआ ना, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद स्पीड आर इज प्रोपोर्शनल। इज प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के है तो उसके प्रोडक्ट के भी होगा। तो उसकी बेटा इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है उसको। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो लगाया नहीं है, ये निशान है ना, ये निशान लगाना चाहिए था वहां पे ही पूरा, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैं इधर इसलिए आया हूँ कि ये निशान को कॉपी कर लें और यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दें। ये देखो इक्वल टू लिखा हुआ है सीधे, इसकी बजाय क्या लिखना है पहले बताओ? व्हाट इज टू बी रिटन फर्स्टली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कर्सर को रखें, इधर एंटर दबाएं तो ये नीचे चला जाता है ऐसे। ये देखो, फिर इसके बाद ये इज इक्वल टू के बारे में हमने बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ये लाइन नीचे नहीं आई ऐसे करके, और इसको यहाँ रखते हैं ऐसे और इसको वापस ले जाते, वो जो यहाँ पे दोबारा इसको लिखते हैं ऐसे और यहाँ पे निशान डाल देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंट्रोल वी डालते हैं। वो तो खत्म हो गया होगा, वो जो वहां से लेके आए थे ना बेटा, वो तो यहाँ से गायब हो गया, फिर से लाना पड़ेगा। ये निशान है देखो, प्रोपोर्शनल का निशान है। ये कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी दबाते हैं, कॉपी हो जाता है। और अभी टाइम खत्म होगा ना, फिर ऑन कर लेना, ठीक है? मैसेज आ गया, दोबारा से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। यस सर। आराम आराम से पढ़ना चाहिए, तसल्ली के साथ। ये देखो बेटा यहाँ पे आ गए, यहाँ इक्वल टू का निशान डाल के क्या डालना है? कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। ये देखो पेस्ट हो गया। और जब प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में बेटा कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए ब्रैकेट में? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बाद ये अब ठीक हो गया। लेकिन जब डायमेंशन लेते हैं इसकी, ये डायमेंशन लेते हैं तो क्या होता है बेटा? कांस्टेंट गायब हो जाता है ना? तो acceleration of a particle moving in a circle of radius r with v is proportional लिखा है, and some power of v, say v power m, determine the powers of r, the r and v। बस ये आपने निकालनी है, ये भी निकालते हैं सिर्फ r और v की देखो बेटा यहाँ पे ना ये डायमेंशन ले लिए दोनों साइड्स की। फिर वो पिछला वाला आइडिया लगाना है, बोलो क्या करना है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी? ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन बोलते जाओ बेटा। एक्सेलरेशन की डायमेंशन लगेगी lt की पावर -2 और lt की पावर -2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन, शाबाश, बोलती जाओ। कांस्टेंट की डायमेंशन होगी l की पावर n। वेलोसिटी की lt की पावर -1 होल पावर m, पावर की -1 मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड, है ना? और आगे बोलिए। यस सर। इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, m प्लस n इज इक्वल टू l की पावर कुछ ना हो तो क्या होती है? 1। बोलो m प्लस n इज इक्वल टू 1 और माइनस m इज इक्वल टू -2। शाबाश शाबाश, माइनस m इज इक्वल टू -2। ये लिखा है, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बता दिया बेटा। तो माइनस से माइनस कट गया, m की कीमत 2 निकल आई। m इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर ले जाओ, 1 - 2 इज -1। ये बस यही इक्वल टू -1। वाह वाह वाह, मुबारक हो कि यू हैव डन दिस वेरी नाइसली। और ये तो खत्म हो गए सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। बेटा ये तो खत्म हो गए हैं। अब आप लोगों ने सोचना है कि आपको पूरे चैप्टर में से हर चीज कितनी आती है।
एक दो बातों का बहुत ख्याल रखना है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने देखो पीछे एग्जाम्पल्स वगैरह हर चीज, ये बुक लिखी हुई है पूरी, ये बुक लिखी हुई है पूरी की पूरी, इसमें हर चीज बेटा इसमें सॉल्व की हुई है। ये देखें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, और सारी की सारी सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो, ये वाह बे वाह, ये फिगर देखो कितनी स्मार्ट फिगर बनाई हुई है। ये देखो, ये सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर का टॉप का एरिया है, इसकी ये लंबाई है, एवरीथिंग इज मेड ओवर देयर। इसके अलावा ये देखो, ये सारे न्यूमेरिकल, ये सॉल्व एग्जांपल्स की हुई हैं। जो बात मैं आपको बेटा बताना चाह रहा हूँ कि 3 तक आपने पढ़ी थी डायमेंशन की जो खासियतें होती हैं। मसलन क्या क्या पढ़ा था आपने? देखो ये यहाँ सारे रिजल्ट, ये 3 है बेटा, यहाँ तक आप पहले आपने पढ़ा था। देखो ये फर्स्ट सारे लिखे हुए यहाँ पे, ये लिखा है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? बोलो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वाह 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 वाह, ये तो बढ़िया अक्लमंदी की बात है बेटा। हर बच्चे को हर वक्त आना चाहिए कि लीस्ट काउंट होता है। तो हर एक में जब भी हम कोई डायमेंशन लेते हैं तो उसके साथ उसकी ना प्लस माइनस करके उसका लीस्ट काउंट लिख देते हैं, उसको अनसर्टेनिटी कह देते हैं। पहली डायमेंशन देखो x1 निकाली है, निकाली है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की अनसर्ट, ये 0.1 है ना बेटा, ये 0.1, दोनों 0.1, दोनों को ऐड कर दो तो 0. ये देखो इसकी अनसर्टेनिटी ऐड हो गई है। ये असल में तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, दोनों रीडिंग्स जो होती हैं 10.5 में से ये 26 x2 बड़ा है ना बेटा, इसमें 10 माइनस करो क्या आ जाएगा? 26.8 में से 10 निकाल लो, 16.8 आ जाएगा। क्या आएगा? बोलो, 8.5 है ये, 10.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.3 आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटीज को माइनस नहीं करना, बेशक प्लस हो रहा हो, बेशक माइनस हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये वाली जो लीस्ट काउंट्स है दोनों के ऐड हो जाते हैं। तो कैलकुलेशंस के बाद जो लीस्ट काउंट आता है वो डिफरेंट आता है, या क्या है? हाँ बेटा, ऐड हो जाते हैं, हमेशा याद रखना है। ये डिवाइड हो रहा है, ये देखो, ये वोल्टेज है, ये करंट डिवाइड हो रही है। तो दोनों की जो अनसर्टेनिटीज हैं, वट एवर द अनसर्टेनिटीज आर, दीज आर टू बी एडेड। यहाँ पे उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली हुई है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द रिकॉर्डेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि ये बातें आपको बहुत अच्छी आ जाए, समझ आ जाए, है ना बेटा? तो ये सारे रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि जब आप नोट्स बनाएं तो ये वाली चीजें आपके सामने होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जब पावर आती है बेटा डायमेंशन में, जब पावर आती है, जैसे इसमें इस फार्मूले में r³ आ रहा है, r³ की बेटा जब अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो 3r की अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई याद रखना है। तो इसके आपने हाँ ये कहा हुआ है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। जब स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, r पे सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं, r की अनसर्टेनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे 0.01 ये लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये है। परसेंटेज क्या होगी? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द रिकॉर्डेड 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा ये अनसर्टेनिटी इन r है, तो r³ में क्या होगी? टोटल परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी इन v में तो r की बजाय r³ आ रहा है, तो r³ का कैसे? r³ की क्या होगी बेटा? 3 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 अनसर्टेनिटी 0.3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r क्या है? 0.4।
तो 0.4% से 0.4%. 4 is 12 to 1.2. ज़बानी 1.2%. 1.2%. तो ये वाली अनसर्टेनिटी आपने फॉर्मूले में लगानी। तो देखो बेटा अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में आर की कीमत दी हुई है 2.25, सो सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गया 47.689 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% जो है इसकी अनसर्टेनिटी है ना बेटा। तो इसको जब आप Yes. लिखेंगे इकट्ठा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी Yes, sir. करेंगे। अब देखो बेटा, देखो बात सुनो, ये 1.2% जो है इसकी इतने परसेंटेज के लिहाज से अनसर्टेनिटी है। 1.2% ऑफ द टोटल वैल्यू। हमेशा याद करो ये बात, ये मैंने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ v क्या होगी, प्लस माइनस 1.2% ऑफ द वैल्यू। ये पूरा ही लिख दिया है, देखो कितना अच्छा, ये पूरा ही लिखा हुआ है बेटा आपके सामने, ऑफ द वैल्यू ऑफ v। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। 100 divided by ऑफ का मतलब क्या होता है, divided by मल्टीप्लाई। 100. ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। Multiply. वैल्यू ऑफ Multiply. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v विद द गिवन Multiply. पूरा निकाला है 47.689। 47.689. बस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या निकला है, 0.689. ये आपके देखो एक बात और है बेटा, ये लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर क्यूब। ये जब वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब भी लगाते हैं, पूरा लिखते हैं, अब सेंटीमीटर क्यूब भी लिखना चाहिए ऐसे। Centimeter cube आंसर हो ना बेटा, जब ये आंसर में equal जाएंगे to plus minus 0.6 centimeter. ये यूनिट जरूर लगानी है ताकि पता चले कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसके साथ भी यूनिट होनी चाहिए, वाली यूनिट आ गई है। तो लिखते कैसे हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के साथ जो आंसर होता है ना बेटा, उसमें प्लस माइनस डाल के Plus minus. देखो बेटा, देखो सारे बच्चे देखो, एक होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वैल्यू होती है, ये हमने निकाली है यहाँ पे। परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी है वो हमने निकाली हुई है। टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ v का मतलब है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ लिखा है, ये लिखा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v। क्या निकली है बोलो, 1.2 निकली है। 1.2%. यही जवाब, ये अनसर्टेनिटी नहीं है v की। जब परसेंटेज का लफ्ज गायब होगा ना तो ये बन जाएगा टोटल अनसर्टेनिटी इन v क्या होगी, ये जो लिखा है ना बेटा 1.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ, और ये समझ लो ये दो लाइनों में फर्क है बहुत। चलो भाई सना ने बताने, सना बताओ दो लाइनों में क्या फर्क है। एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली, क्या फर्क है। सर वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और ये एब्सोल्यूट। शाबाश, देखो परसेंटेज खत्म हुई है। परसेंटेज तो हम लोग निकालते रहते हैं ना बेटा, हर क्वेश्चन में परसेंटेज निकालते हैं, अपने मार्क्स ऑब्टेन की परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन बहुत कम हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v का क्या मतलब है, ये जवाब तो आ गया हमारे पास 1.2%। असल में लिखा होना चाहिए 1.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ v। बस परसेंटेज का मतलब है 100 के लिहाज से। कोई बंदा कहता है ना कि 100 में से मैंने 60 मार्क्स ले लिए, तो इसका मतलब है 60% ले लिए। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, तो बस 1.2% का मतलब है 100 के लिहाज से उसने 1.2 का उसका लीस्ट काउंट है, लेकिन टोटल वैल्यू तो उसकी कुछ और है, इसके लिहाज से क्या होगा, तो उसको कह देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ। हाउ कैन वी राइट इट डाउन, प्लस माइनस, ये बस ये बात याद रखो, Plus minus 1.2%. परसेंट 1.2% of the value of The value v. of v. ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग रट्टा ना लगाएं, बल्कि ये आइडियाज को लर्न करें। बल्कि मैंने आपको बताया परसेंटेज खत्म कैसे कराते हैं, परसेंट का मतलब होता ही यही है, पर Divided by 100. है ना। चलो Yes, बेटा, sir. चलो 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 ठीक है,
ओके, ये आप रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए।